नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सितंबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे। देखिए, ये जो सितंबर माह का करंट अफेयर होगा, ये दूसरे सप्ताह का होगा सितंबर माह का, जो कि 8 सितंबर से 14 सितंबर तक के बीच का होगा। ठीक है। देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीकली करंट अफेयर हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें हम ऐसे कई सारे क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन 2025 एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, जिसमें यूएस ओपन जो है, जिसे अमेरिकी ओपन भी बोला जाता है, टेनिस का एक खेल है। ठीक, तो ये जो है साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। और अभी आप पता होगा कि भारत को एक नए उपराष्ट्रपति मिला है। ठीक, उपराष्ट्रपति का नाम है सीपी राधाकृष्णन। इसके साथ ही साथ नेपाल में अंतरिम सरकार की गठन हुआ है और एशिया हॉकी खेल के बारे में भी हम देखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जिसे हम इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखिए, नेपाल के इतिहास में यदि हम पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सुशीला कार्की बनी है। देखिए, सुशीला कार्की जो है ना, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस, याद रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ठीक, तो प्रथम चीफ जस्टिस बनने का खिताब भी इन्हीं के नाम पर है। और अब दोबारा जो है नेपाल में प्रधानमंत्री बनकर जो है महिला प्रधानमंत्री के तौर पे अपना नाम रिकॉर्ड कर दी है। और ये जो है पहला महिला प्रधानमंत्री है, ये अंतरिम प्रधानमंत्री है, याद रखेंगे। ये पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं है, अंतरिम प्रधानमंत्री है। ठीक, याद रखेंगे। 6 महीने के अंदर में नेपाल में चुनाव होना है और 6 महीने बाद जो है नेपाल को पूर्णकालिक प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है। देखिए, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, नेपाल में जो है, जो जनरेशन जी है, ठीक है, जेड जनरेशन की जो युवा है, वो वहां के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अभी हाल ही में आंदोलन किए हैं। और उन्हीं के आंदोलन का नतीजा है जो वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री है को केपी शर्मा ओली, वो इस्तीफा दे दिए अपने पद से। और बाद में जो है सुशीला कार्की को वहां की जनता के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने इतिहास रच दिया है। वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगी। इससे पहले वे जुलाई 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। सुशीला कार्की का चयन जनरेशन जेड आंदोलन के युवाओं ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराया, उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर हुई वोटिंग में सबसे अधिक समर्थन मिला। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड, और इसी डिस्कॉर्ड में जो है सबसे ज्यादा वोट जो है सुशीला कार्की को मिला है। और इसी वोटिंग के बदौलत जो है सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देखिए, ये कोई चुनाव नहीं था। ठीक है, तो जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में एक बड़ा समूह जो है सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो है आरेना सबलेंका जो है अपने नाम कर ली है। ठीक है, याद रखेंगे, आरेना सबलेंका जो है ये बेलारूस की रहने वाली है। यदि हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, तो पहला जो ग्रैंड स्लैम जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है। वही दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रांस ओपन। तीसरा ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं विंबलडन। और चौथा जो ग्रैंड स्लैम है वो है अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन। ठीक, याद रखेंगे, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। और इन्हीं 4 ग्रैंड स्लैम से जो है यदि टेनिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी 4 ग्रैंड स्लैम को लेकर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में यूएस ओपन का आयोजन किया गया है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखिए, यूएसए के बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित यूएस ओपन के 145वें संस्करण में स्पेन के सनसनीखेज खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल खिताब और आरेना सबलेंका जो है महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो कार्लोस अल्कराज जो है ये यानिक सिनर को हराकर अपना दूसरा यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। और वही यदि हम आरेना सबलेंका की बात करें तो ये जो है अमांडा अनिसिमोवा को हराकर जो है अपना खिताब बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने
जीता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानिक सिनर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज जो है यानिक सिनर को हराकर जो है पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, याद रखेंगे कार्लोस अल्कराज जो है ये विजेता है और यानिक सिनर जो है उप विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। देखिए यदि हम जल डमरू मध्य की बात करते हैं मलक्का का, तो ये जो मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये सुमात्रा और मलेशिया के मध्य है। एक तरफ आप देख सकते हैं अंडमान सागर है, दूसरी तरफ जो है हिंद महासागर। तो अंडमान सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ने का काम करता है, या यूं कहा जाए तो चीन सागर और हिंद महासागर को जो है जोड़ने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे मलक्का जल संधि या मलक्का जल डमरू मध्य के नीचे हम सुमात्रा को देख रहे हैं, ऊपर है मलेशिया और यहाँ ऊपर में देखेंगे थाईलैंड है। तो इस तरह से ये इन देशों के साथ घिरा हुआ है। देखिए 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान सिंगापुर ने औपचारिक रूप से भारत की मलक्का जल डमरू मध्य में गश्त करने की योजना का समर्थन किया। यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि हम बात करते हैं मलक्का जल डमरू मध्य का, तो देखिए इसका सामरिक महत्व है। तो सामरिक महत्व क्या है? तो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये है दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर को जो है हिंद महासागर, यहाँ पे हम देख रहे हैं हिंद महासागर से ये जोड़ने का कार्य करता है। विश्व के 7% से अधिक समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की गश्त योजना को सिंगापुर का समर्थन मिलने से क्षेत्रीय समुद्री निगरानी मजबूत होगी। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूती मिलेगी। मलक्का जल डमरू मध्य की स्थिति की बात करते हैं, तो देखिए ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया व दक्षिणी थाईलैंड के बीच है। यह अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया अंडमान सागर को जो है दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, या दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखिए हरित हाइड्रोजन परियोजना, तो हरित हाइड्रोजन परियोजना हम देख ही रहे हैं, है ना। हाल ही में गुजरात में इस परियोजना को लागू किया गया, लेकिन अब हम बात करते हैं बंदरगाह का। तो देखिए हाल ही में तूतीकोरिन बंदरगाह पर जो है हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है। यदि हम बात करते हैं भारत का, तो देखिए भारत में 3 हाइड्रोजन पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। ठीक, ये ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट्स होगा। पहला कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, दूसरा तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है, तीसरा पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा। तो इस तरह से अभी हम प्रथम रूप में जो हम देख रहे हैं ये तमिलनाडु के तूतीकोरिन पोर्ट है, जहाँ पे हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। देखिए स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरनार की जयंती के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह बंदरगाह क्षेत्र में हाइड्रोजन ऊर्जा अपनाने वाला पहला पायलट प्रयास है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाएगा। यह पहल भारी उद्योगों और समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए अहम है। यह परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमक और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिएगा कि भारत का जीरो कार्बन ऊर्जा का जो लक्ष्य है ये कब तक का है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है जो जीवाश्म ऊर्जा का उत्पादन करता है या तापीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो किस वर्ष तक जो है पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत गैर परंपरागत ऊर्जा में कितना विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, अब याद रखेंगे भारत का जो लक्ष्य था 2030 तक गैर परंपरागत ऊर्जा कुल विद्युत ऊर्जा का 50% तक लाने का लक्ष्य रखा था, जिसे वो जो है भारत 2025 में ही प्राप्त कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया पुरुष हॉकी कप किस देश ने जीती है? तो देखिए हाल ही में बिहार के राजगीर में
एशिया पुरुष हॉकी कप का आयोजन किया गया और इसमें भारत साउथ कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और इस तरह से भारत अब तक 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। कब कब किया है तो 2003 में, 2007 में, 2017 में। तो इस तरह से ये 3 और अभी वर्तमान में 2025। तो इस तरह से 4 बार पुरुष हॉकी कप भारत ने नाम किया है। याद रखेंगे, विजेता भारत है और उप विजेता साउथ कोरिया है। देखिए, एशिया कप हॉकी 2025 यह जो है इसका 12वां संस्करण था। आयोजन तिथि 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक। कहाँ आयोजित हुआ तो राजगीर में, यह बिहार में पड़ता है। ठीक, भारत चौथी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। कप्तान की जब हम बात करते हैं तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह है और इस खेल को जीतकर भारत सीधे ठीक है विश्व कप 2026 में स्थान प्राप्त कर लिया है, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में 14 से 30 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यदि हम एशिया कप हॉकी 2025 की बात करते हैं तो इसका शुभंकर चांद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शुभंकर चांद को। यदि हम बात करते हैं शुभंकर चांद की तो देखिए ये जो है राष्ट्रीय पशु बाघ का प्रतीक है, जो साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास का संदेश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि करंट अफेयर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है सीपी राधाकृष्णन को जो है नियुक्त किया है। ठीक, कब नियुक्त किया गया है तो 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाई है। ठीक, और ये जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, चुनाव की हम बात करते हैं तो हाल ही में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए हैं। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए हैं। चुनाव की हम बात करते हैं तो 9 सितंबर 2025 को चुनाव हुआ था और इस दिन जो है परिणाम भी घोषित कर दिया गया। ठीक, तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, इसका पूरा नाम को आप याद रख लीजिएगा, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। ठीक, इससे पहले भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पे जो है जगदीप धनखड़ थे। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक, तो देखिए राधाकृष्णन की हम बात करते हैं तो राधाकृष्णन जो है विपक्ष यानी कि एनडीए के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को जो है 152 वोटों से हराया है। ठीक, याद रखेंगे कितने वोट से हराया है तो 152 वोटों से हराया है। यदि हम चुनाव की बात करते हैं तो देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद ये दोनों के द्वारा जो है वोटिंग किया जाता है। वोट जो है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम कुल लोकसभा राज्यसभा सांसदों की बात करते हैं तो कुल जो है 788 सांसद है, जिसमें से 781 सीट पर जो है सांसद है, यानी कि जो 7 सीट जो है ना ये इसमें रिक्त माना गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सांसद नहीं है। तो इस तरह से 781 सदस्य थे, जिसमें से 767 सांसदों ने वोट डाले, बाकी जो सांसद है वो वोट ही नहीं डाले, यानी कि 14 सांसद जो है वोट नहीं डाले। ठीक, तो इस तरह से राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के वोट मिले और राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी को जो है 300 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि 15 वोट अमान्य घोषित हुए हैं। ठीक है, यदि हम सीपी राधाकृष्णन के बारे में बात करते हैं तो देखिए इनका जन्म जो है 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में होता है। ये जो है 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे हैं और अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर तेलंगाना और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी पद संभाला है। वर्तमान में जो थे ये महाराष्ट्र के उपराज्यपाल थे। ठीक, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज है। देखिए इसका एक डिटेल्स वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उपराष्ट्रपति से संबंधित 3 वीडियो जो है मैं अगस्त और सितंबर माह में बनाया हूँ, आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इनका जो पदक की बात करते हैं तो ये कांस्य पदक है।
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल के सेमीफाइनल मुकाबले में चीन के 11वें वरीय चेन बो यांग और लियू ई से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष। देखिए, आगामी जो BWF चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में होना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। किस देश में 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, G20 2026 का जो आयोजन है वो मियामी में किया जाएगा। कहाँ है मियामी? तो अमेरिका में है, याद रखेंगे। तो अमेरिका में जो है G20 समिट का आयोजन किया जाएगा और ये जो है इसका 21वां संस्करण होगा। यदि हम बात करते हैं 20वां संस्करण का, तो देखिए 20वां संस्करण जो है 2025 में होना है। 2026 में जो होगा अमेरिका में होगा, और अमेरिका में कहाँ होगा? तो दक्षिणी फ्लोरिडा के मियामी के पास होगा। ठीक है, याद रखेंगे। कब होगा? तो ये नवंबर महीना के आसपास होगा। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। और अभी 2025 की यदि हम बात करते हैं तो 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग में होना है। और इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो में 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत कब किया था? तो भारत जो है 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया। यदि हम G20 की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है जून 1999 में हुआ। G7 के कोलोन शिखर सम्मेलन में हुई थी और औपचारिक रूप से 26 सितंबर 1999 को G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में इसकी स्थापना की गई, जिसकी उद्घाटन बैठक जो है 15-16 दिसंबर 1999 को बर्लिन में हुई। 2007 में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर तक बढ़ा दिया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नाम दिया गया। ठीक है, G20 सदस्य देश जो है उनका यदि हम बात करते हैं योगदान का, तो GDP का लगभग जो है 85%, विश्व व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा संगठन है G20 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को दोगुना करना है? तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट या विजन कह लीजिए। तो इस विजन में जो है ना, दलहन उत्पादन को दोगुना करना इनका लक्ष्य है। और कब तक दोगुना करना है? तो 2047 तक दोगुना करना है। और वही 2030 तक की बात करते हैं तो 2030 तक जो है दलहन उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनना है। तो 2030 तक आत्मनिर्भर बनना इसका लक्ष्य है और 2047 तक जो है दलहन उत्पादन को दोगुना करना है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने दालों को लेकर एक व्यापक रणनीति जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य 2030 तक दालों में आत्मनिर्भरता और 2047 तक उत्पादन को दोगुना करना है। तो 2030 तक जो है भारत 34.45 मिलियन टन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और वही 2047 तक 51.57 मिलियन टन। यदि वर्तमान में बात करें तो लगभग 25 मिलियन टन जो है भारत का दलहन में उत्पादन है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी बताई गई है? तो देखिए, हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है, SRS का रिपोर्ट जो है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की शिशु मृत्यु दर जो है वो 25 पहुंच गई है। देखिए, भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर 25 के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जो 2013 के 40 था। यदि हम 2013 की बात करते हैं तो शिशु मृत्यु दर जो है 40 था, अब वर्तमान में जो है 25 हो गया है। इस तरह से 37.5% की गिरावट हम देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर जो है 28 पहुंच गई है, पहले 44 था। वही शहरी क्षेत्र में जो है 18 हुई है और पहले जो है 27 था। वही कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो 2023 के अनुसार जो है भारत का कुल प्रजनन दर जो है 1.9 है। ठीक है, इस तरह से जो है 2.1 से नीचे आ गया है। बिहार में सबसे ज्यादा 2.8 है और दिल्ली में सबसे कम 1.2 है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य, तो हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश बना है। वही हम बात करते हैं प्रथम स्थान पर जो है मिजोरम था, दूसरे स्थान पर गोवा, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा और चौथे नंबर पर जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है।
देखिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। देखिए इस कार्यक्रम के तहत जो है ना भारत के लोगों को, नागरिकों को जो है पूर्ण रूप से साक्षर करना इसका लक्ष्य है। और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है 2022 से 2027 तक भारत को पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित करना है। देखिए साक्षर राज्य क्या कहलाता है, तो यदि कोई देश जो है 96% से अधिक वहां के नागरिक साक्षर है तो उसे साक्षर राज्य कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश जो है चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। यहाँ 15 वर्ष से अधिक आयु की 95% से अधिक आबादी जो है पढ़ने लिखने और बुनियादी गणना करने में सक्षम है। देखिए मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा जो है प्रथम क्रमशः जो है भारत का पहला, दूसरा और तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो मैंने पहले ही इसके बारे में बताया जब मैंने वर्तमान आंतरिक प्रधानमंत्री की बात किया, तो उस समय जो है मैंने ये बताया कि केपी शर्मा ओली जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? तो अभी हाल ही में जनरेशन जेड का जो है अभी आंदोलन किया गया था सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनके अंदर बहुत सारा रोष था भ्रष्टाचार को लेकर। तो इन्हीं भ्रष्टाचार को लेकर जो है एक आंदोलन किया गया, आंतरिक आंदोलन था वहां के नागरिकों के द्वारा। तो केपी शर्मा ओली जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। ये जो है नेपाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखिए मैंने आपको विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया कि ये विरोध प्रदर्शन इतना व्यापक था कि वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि मंत्रियों के घरों को जला दिया गया, उनके कार्यालयों को जला दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? फ्रांस का नया प्रधानमंत्री जो है हाल ही में सेबेस्टियन लेकोर्नु को नियुक्त किया गया है। देखिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकोर्नु को 9 सितंबर 2025 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखिए फ्रांस में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है। इसका मतलब ये है कि आधा काम पीएम के हाथों में और आधा काम जो है प्रेसिडेंट के हाथों में रहता है। ठीक है, तो 50-50 जो है यहाँ पे जो है विभागों का बंटवारा किया जाता है, शक्ति का बंटवारा किया जाता है। इस तरह से दोनों जो है शासन को चलाते हैं। लेकिन मुख्य शासन की बात करते हैं राष्ट्रपति के हाथों में होता है और राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। राष्ट्रपति जो है सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, 5 साल का कार्यकाल होता है और प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये अभियान जो है ऑपरेशन राहत है। ठीक, तो ऑपरेशन राहत के तहत जो है आपको पता ही होगा कि उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ आया और उस बाढ़ से राहत दिलाने के लिए है केंद्र सरकार के द्वारा या वहां के भारतीय सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन राहत चलाया गया है। इसके तहत जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। 6000 से अधिक लोगों को निकाला गया और 13000 से अधिक नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, खिजड़ली गांव की ऐतिहासिक घटना किस राज्य से संबंधित है? तो खिजड़ली गांव की ऐतिहासिक घटना जो है ये राजस्थान गांव से संबंधित है। देखिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रतिवर्ष 11 सितंबर को उन वन कर्मियों और पर्यावरण रक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यह दिवस 2004 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो है वनों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो उसी आंदोलन को जीवंत बनाए रखने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है प्रति वर्ष राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को। देखिए यह जो आंदोलन है खिजड़ली जो कि जोधपुर में है, राजस्थान राज्य में पड़ता है, तो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है आंदोलन चलाया गया था। देखिए इस गांव का जो नाम है खिजड़ली, यह यहाँ के खिजड़ी वृक्षों के बहुतायत के कारण नाम पड़ा है। 12 सितंबर सन 1930 में अमृता देवी बिश्नोई सहित 84 गांव के 363 बिश्नोई, जिसमें से 69 महिलाएं और 294 पुरुष थे, खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए खिजड़ली में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में जापान 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान 2025 जो कि 10 सितंबर से 16 सितंबर तक चला, यह भारत और रूस के
सैनिकों के द्वारा चलाया गया। इसका जो उद्देश्य था सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना और पारंपरिक युद्ध व आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए रणनीतिक तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। तो देखिए हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो है 3 श्रेणी में बटा था। पहला श्रेणी था जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या था, दूसरा 3 से 10 लाख, तीसरा जो है 3 लाख से कम। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में जो है इंदौर प्रथम स्थान पर, जबलपुर दूसरे स्थान पर, आगरा और सूरत जो है तीसरे स्थान पर था। वही 3 से 10 लाख के मध्य में अमरावती प्रथम स्थान पर, झांसी और मुरादाबाद दूसरे स्थान पर, अलवर तीसरे स्थान पर। वही 3 लाख से कम आबादी में देवास प्रथम स्थान पर, परमाणु दूसरे स्थान पर, अंगुल तीसरे स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर जो है आप जरूर याद कीजिए इंदौर जो है प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेरी एलिसन। ठीक है, तो लेरी एलिसन जो है ये ओरेकल के सह संस्थापक है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी है। ठीक है, याद रखेंगे। इनका यदि हम संपत्ति की बात करते हैं तो 393 अरब डॉलर हो गया है। यदि हम एलन मस्क की बात करते हैं तो 385 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब लिखी गई है? तो डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब जो है अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? तो आईसीसी द्वारा जो है विल टू विन अभियान जो है प्रारंभ किया गया है और यह जो खेल की बात करते हैं, महिला विश्व कप 2025 की बात करते हैं, इसका आयोजन जो है भारत में होना है। कब होगा? तो 30 सितंबर 2025 को। ठीक है, इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं विल टू विन का, तो इसका उद्देश्य है दृढ़ संकल्प, सहनशीलता और महिला क्रिकेट के बदलाव का जश्न मनाना है। प्रतियोगिता की बात करें तो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो उत्तर होगा नई दिल्ली। देखिए नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आदिवासी कला रूपों, विरासत के संरक्षण, आजीविका को सक्षम बनाने और भारत के जनजातीय समुदायों को दुनिया से जोड़ने के लिए एक अग्रणी डिजिटल शिक्षण मंच आदि संस्कृति के बीटा संस्करण की शुरुआत की है। आदि संस्कृति की कल्पना जनजातीय समुदायों की संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने, जनजातीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों तक दुनिया भर की पहुंच प्रदान करने वाले एक ऑनलाइन बाजार के लिए दुनिया के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। इस प्लेटफॉर्म के 3 प्रमुख घटक हैं, जिसमें आदिवासी विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट है। आदि हाट यानी कि ऑनलाइन बाजार, आदि संपदा यानी कि सामाजिक संस्कृति का भंडार, आदि विश्वविद्यालय मतलब डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकादमी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। IIM अहमदाबाद का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस किस शहर में खुला है? तो IIM अहमदाबाद का अंतरराष्ट्रीय कैंपस जो है ये दुबई में खोला गया है। याद रख सकते हैं, देखिए दुबई कैंपस उद्घाटन किया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो देखिए हाल ही में CP राधाकृष्णन है जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक, और इसके उपराष्ट्रपति बनने पर ये जो है राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया महाराष्ट्र के, और इनके जगह पे जो है आचार्य देवव्रत को जो है वहां का अतिरिक्त राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। यदि हम आचार्य देवव्रत की बात करते हैं तो ये जो है वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के अतिरिक्त राज्यपाल भी बन गए हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।